आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर के साथ खेलना मतलब किस तरीके से अरेंज करें, किस तरीके से लिखें, ये सब चीज़ें कुछ नए तरीके से। चलो स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक था रमेश। ड्राइंग पे मत जाना, उतनी अच्छी नहीं है बट चलेगी। ये है रमेश हमारा। इसने क्या किए, इसके पास थे 6 मार्बल्स। कितने? 6। 6 मार्बल्स थे। इसने क्या करना था, उन मार्बल्स को इस तरीके से अरेंज करना था ताकि वो कॉलम में और रो में, रो हमेशा कैसी होती है, इस तरीके से। ये जो लाइन जा रही है सीधी ऐसे ऐसे हम रो गिनते हैं। ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी। और कॉलम गिनने हो तो ऐसे 1 2 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए बेशक से यहाँ लिख लो। इस तरीके से जो होता है, नंबरिंग लिखी होती है, फिर जो भी हमने लाइन लिखी है इसे कहते हैं रो। और यही चीज़ ऐसे लिखी हो तो इस तरीके से एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसे कहते हैं कॉलम। ठीक है। तो इसको क्या करना था, इन्हें अरेंज करना था इन मार्बल्स को अरेंज करने के लिए उसने क्या किया, नए नए पैटर्न देखे। क्या क्या? फर्स्ट पैटर्न, उसने सोचा कि इनको मैं इस तरीके से रखता हूँ। कैसे? 1 2 3 4 5 6, छोटे छोटे हो गए। इसने क्या किया, लाइन कॉलम एक बनाया, रो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हुए इसमें, नंबर ऑफ रोज हुए, गिनो जल्दी से। नंबर ऑफ रोज इज 6। और मार्बल्स, एक रो में कितने मार्बल रखे हैं, ये हमारा रो था, इसमें कितने मार्बल हैं, एक। इसमें भी एक, यानी कि हर एक मार्बल एक रो में रखा है। तो टोटल मार्बल, उसके लिए क्या करेंगे, 1 और 6 रो, टोटल मार्बल 6, उतने ही मार्बल आगे जितने उसने यूज़ किए थे। ठीक है, तो एक तरीका ऐसे है कि अगर हमें मार्बल है अरेंज करने हैं तो हम इस तरीके से रख सकते हैं। दूसरा उसने इस बार सोचा, उसने सोचा कि 2 की रो में रखता हूँ। किसकी रो में? 2। तो उसने क्या किया, इस बार रो बनाई इस तरीके से, 2 मार्बल यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ। टोटल मार्बल कितने थे उसके पास? 6। 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स हो गए रो। अब देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, जल्दी से गिनिए। 1 रो, 2 रो और ये 3। नंबर ऑफ रोज थी 3। एक एक रो में उसने कितने मार्बल रखे थे? 2 मार्बल। तो टोटल मार्बल, अगर 2 मार्बल हैं और हर एक रो में 3, मतलब 3 रो में वो पूरे रखे गए हैं, तो कितने हुए? 2 3 ज़ा 6। चलिए, इसी तरीके से उसने और भी अलग अलग तरीके से अरेंज किया। अब उसने क्या किया, 3 3 मार्बल रख दिए, तो रो कितने हो गए? 2। ये क्या है? रो। और मार्बल्स कितने कितने रखे हैं? 3। तब भी क्या आंसर आया? 6। यानी कि टोटल जितने मार्बल थे वो सही आ रहे हैं। इस तरीके से भी 2 3 ज़ा 6 करने में भी, 2 3 में भी, 3 इंटू 2 में भी, और 1 इंटू 6 में भी। इससे क्या पता चला, ये पैटर्न अलग अलग, यानी कि उसे किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जो 6 है 2 मल्टीप्लाई 3 करने पे भी आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 2 करने पे भी आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई 6 करने पे भी आ रहे हैं,
और 6 मल्टीप्लाई 1 करने पे भी आ रहा है। एक को रो मान लो, सपोज ये रो है और ये हमारे मार्बल हैं जो उन रो में रखे गए हैं। इधर भी ये रो, ये मार्बल, ये रो और ये मार्बल, सेम रो और मार्बल। तो हमने देखा 6 किस किस तरीके से आ सकता है। 2 3 जा, 3 2 जा, 1 6 जा, 6 1 6 1 जा, इन सभी तरीके से हमारा पैटर्न आ रहा था। तो हमने क्या देखा, अदर प्रोडक्ट। तो एग्जैक्ट डिवाइजर तो हमें क्या पता चला, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6 आर 1 and 6, 1 2 3 and 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6। क्योंकि अब ध्यान से देखना यहाँ पे, 1 2 2 तो यहाँ पे भी और क्या अलग अलग जो भी है, 3 और 6, बाकी तो 2 2 बार है, हमने एक बार ले लिया, 3 एक बार है, ठीक है। तो अब यही हमने यहाँ देखा। अब यहाँ लिखेंगे 1 2 3 and 6 आर नाचने लग गया, इसे सही से बना लेना, आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि डायरेक्ट 6 के डिवाइजर हैं ये, यानी कि 6 को 1 6 जा, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो अगर हम इन्हें क्या कहेंगे, इन 1 2 3 को क्या कहेंगे, इन सबको हम कहेंगे फैक्टर्स। व्हाट वी शुड से, फैक्टर्स। हमें इन्हें क्या कहना चाहिए, फैक्टर्स हैं। किसके, फैक्टर्स ऑफ 6। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर हैं, यानी कि 6 1 के टेबल पे आता है, ये डिवाइड्स होगा। दूसरा 2 लिखा था, 6 2 के टेबल से भी डायरेक्ट डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर है, तो यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 0। एग्जैक्ट डिवाइजर तभी होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर कब होते हैं, जब रिमाइंडर 0 आए। क्या आए, 0, देन इट शुड से दैट एग्जैक्ट डिवाइजर। ओके, ईडी। चलिए, अब आपको समझ में आ गया। अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि उसके जो फैक्टर थे उनसे 6 यानी कि वो डिवाइड हो सकता था, इसलिए उसे हमने क्या कहा, एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर कहा। फैक्टर के बारे में पता चला, 2 चीज़ें पता चलेगी, फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी किन किन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, क्या वो पूरे तरीके से 6 को डिवाइड कर पा रहे हैं वो फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हमने ये देख लिया, एक एग्जांपल और देते हैं, उसको करके देखते हैं। जी, फॉर एन एग्जांपल, आपको किसी ने बोला कि आप 4 को डिवाइड करो, बट एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 4 4 and 4, 1 2 3 4, 1 4 जा, 1 4 जा 4 होता है ना, लिखिए 4, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। अब इससे हमें क्या पता चला, 1 रिमाइंडर 0 है, एग्जैक्ट डिवाइज़र है। ये भी है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 रिमाइंडर नहीं आया, तो ये एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है। यहाँ 0 आया, ये भी एग्जैक्ट डिवाइज़र है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 1 2
and 4 are exact divisor of 4। ठीक है, और ये सारे नंबर को क्या कहेंगे? फैक्टर। दीज आर कॉल्ड फैक्टर। अब क्लैरिटी आ गई इस पॉइंट पे कि फैक्टर क्या है, डिवाइजर क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर क्या है। हमारा मेन पॉइंट था कि ये चीज़ समझना। प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स को इस तरीके से अरेंज किया कि क्या 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 देखा हमने पहले रमेश वाले ने कि किस तरीके से वो मार्बल रख रहा था, कभी सीधे, कभी दो दो, कभी तीन तीन की रेंज में, कभी बिल्कुल एक सीधी लाइन में, पर हमारा टोटल तो 6 ही आ रहा था ना, तो वो अरेंजमेंट थी। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो हमें पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। चलिए नोट कीजिए सब। नंबर वन का क्या है पॉइंट कि जो 1 है वो फैक्टर है एवरी नंबर का। क्या है? 1 is the factor of every number। यानी कि हर टेबल में 1 आता है, ये हर किसी का होता है। कैसे? देखिए, चलिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल में भी यानी कि 1 आता है, 3 के टेबल में भी 1 आता है, 3 1 ज़ा 3, किसी भी टेबल में, 5 के टेबल में 17, हर जगह 1 आ रहा है, हर चीज़ में आ रहा है ना 1, इसलिए 1 फैक्टर हर किसी का होता है, एवरी नंबर का फैक्टर 1 होता है। सेम ये डिवाइड में भी होता है। 5, 1 5 ज़ा 5, एग्जैक्ट डिवाइजर आ गया। 17, 1 17 जा 17, एग्जैक्ट डिवाइजर आ गया। तो इसलिए ये कंफर्म है कि 1 तो हर उसमें फैक्टर बनेगा ही बनेगा, तो 1 फैक्टर है ही है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला पॉइंट लिख लिए, पहला लिख दिया। अगला है नंबर 2, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फैक्टर ऑफ इटसेल्फ मतलब कोई भी नंबर है वो अपने टेबल में तो ज़रूर आता ही आता है। देखो अभी से भी चेक करते हैं। 2 के टेबल में क्या 2 आएगा? हाँ, सबसे पहली स्टार्टिंग वहाँ से होती है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। 26 में 26 1 जा 26 आ गया। यानी कि हमने क्या देखा, 2 पॉइंट देखे, उन 2 पॉइंटों में हमें क्या पता चला? 1 एंड फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, खुद। ये फैक्टर कंपल्सरी हैं, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट का क्रक्स ये निकला कि 1 और उसका फैक्टर खुद, 1 और उसका फैक्टर खुद अपने टेबल में ज़रूर आएंगे, तो ये फैक्टर में इंक्लूड होंगे ही होंगे। जब भी हम किसी क्वेश्चन में फैक्टर दिखाएंगे तो 1 और वो खुद जिसके बारे में बात हो रही है, जिस टेबल के बारे में बात हो रही है, जिस नंबर के बारे में बात होती है, वो नंबर ज़रूर आएगा। उसके बाद बाकी नंबर चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे 2 पॉइंट हो गए, जिसका क्रक्स हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। इसको स्टार लगा लो, सीधा यही पढ़ना है, 1 एंड फैक्टर ऑफ इटसेल्फ इज कंपल्सरी। चलिए अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट है एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर
डिवाइजर और ऑफ दैट नंबर। तो क्या पढ़ा हमने? एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब इसके लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है कि जो भी हमारे फैक्टर होंगे वो एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे। अब बताती हूँ, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था 4 वाला, याद है? हाँ, अब इसी में देखो एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी कि देखो 4 से 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, इस पे भी 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, ऐसे ही दूसरे में था 0 और यहाँ 1 आ रहा था तो ये फैक्टर नहीं है, तो ये उस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। जो 4 को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था वो एग्जैक्ट डिवाइजर है, वो एग्जैक्ट डिवाइजर है और उसके फैक्टर हैं। तो 1, 2 एंड 4 एग्जैक्ट डिवाइजर थे, ना कि 3। ठीक है, तो यही इसके मतलब था कि एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड हो गया नहीं? फोर्थ, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। इसको भी डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या बोला कि जो फैक्टर है वो तो या तो छोटा होगा या उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे कि 34 ले लेते हैं। 34 किस किस के टेबल में आता है? पहला तो 1, दूसरा 34। हमने जो पहला पॉइंट लिखा था ये लिखा था ना, 1 और फैक्टर ऑफ इटसेल्फ लिख दिए दोनों। उसके बाद 2 एंड 17। अब कोई बचा नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या खासियत है, 34 की बात कर रहे थे ना हम, तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे वो 34 से लेस होंगे, कम, इससे छोटे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या देखा, 1, 34 फैक्टर 1 एंड 34 इटसेल्फ, 2 और 17 में ये खुद आता है। तो इसका यही मतलब था कि अगर आपको कोई भी फैक्टर निकालने के लिए दे तो जिस नंबर को दिया है उससे बड़े फैक्टर नहीं हो सकते, नहीं तो कितनी ज़्यादा काउंटिंग होती है। देखो 34 से ऊपर वाले नंबर पे ये नहीं आ सकता, 35, 36 इन टेबल्स में या इनसे ये डिवाइड नहीं हो सकता एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए अब पॉइंट 5 पे आते हैं। पॉइंट 5 है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर शॉर्ट में लिखा मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब ये और ऊपर वाला सेम एक हिसाब से मिलते जुलते हो गए। कैसे? जब आप कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने 34 लिया था तो उसमें 1, 34, 2 और 17, एक ब्रेक लग गया ना, इससे आगे कुछ नहीं है, यानी कि और नंबरों में आता है नहीं आता, नहीं, बस इन्हीं में ही आता है। फाइनाइट, एक लिमिटेड, इतने ही नंबर्स में आता है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन इनफाइनाइट तक डॉट 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 तक चलती रहेगी। ये एक पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिन तक ये आता होगा, चाहे वो बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, उसकी एक लिमिट ज़रूर होगी। तो यही इसका मतलब था। तो अब इन दोनों का क्रक्स देखिए आप, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का। किसका? फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट का फैक्टर क्या होंगे? लेस देन
लेस देन द नंबर एंड फाइनाइट। तो अभी हमने कितने पॉइंट कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट कर दिए ना। अब इन 5 पॉइंट का एक हम शॉर्ट समरी बना लेते हैं। समरी देखिए, फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। पहली बात, फैक्टर 1 और इटसेल्फ शॉर्ट में लिखेंगे। अभी हमने ऊपर समझ लिया ना, ये दो नंबर होंगे ही होंगे हमारे फैक्टर। दूसरा पॉइंट क्या आया, दूसरा पॉइंट इसका आया ईडी, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए। तीसरा एग्जैक्ट डिवाइजर हो गया। फैक्टर हमेशा क्या होगा, फैक्टर लास्ट वाला पॉइंट जो दो मैंने अभी बताया, लेस देन एंड फाइनाइट। किससे कंपेयर कर रहे हैं, नंबर से। इन सबको किससे कंपेयर कर रहे हैं, नंबर से, फैक्टर की बातों को। तो नंबर अपने आप में, नंबर ये जो भी नंबर होगा ये खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आएगा। दूसरा एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा। एग्जैक्ट डिवाइज़र का मतलब इसी के आगे लिख लेना, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होगा। लेस देन होगा, अगर ये जितना भी बड़ा नंबर हो, 34 है तो यानी कि इससे पीछे पीछे वाले टेबल, 26 है उससे पीछे, 27 नहीं आना चाहिए, 34 है तो 35 नहीं होगा उसका फैक्टर कभी भी। तो लेस देन होना चाहिए फाइनाइट, यानी कि एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि कितनी काउंटिंग है, मिलियंस में जा रहे, करोड़ों में जा रहे, इतने नंबर्स हो गए होंगे, बट वो बड़े बड़े लेवल पे होंगे। यानी कि पर एक लिमिट होगी उसकी, क्या होगी, लिमिट। फुल स्टॉप होगा कि बस इतने ही नंबर है जो इसके फैक्टर है, एग्जैक्ट डिविज़र है। तो हमने 5 पॉइंट करे जिनको हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख लिया। तो आज के लिए आप पहले इन्हें ही कंफर्म कीजिए, उसके बाद अगले पॉइंट्स मैं कल लिखवाती हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, थैंक यू देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल, ताकि आपको मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेज सकूँ।